Hello everyone. Today we are going to start with the chapter number 7, that is business environment. ये जो business environment है इसमें पहले तो कुछ हम लोग business environment की जो factors है उसका क्या impact पड़ता है, positive, negative, ये सब चीज को study करेंगे. प्लस business environment में कितनी सारी चीजें जैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की गई है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब चीज भी आपको सिलेबस के अंदर ये चैप्टर के अंदर है, तो हम लोग वो भी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 7, बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर में सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांसैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट. Business and environment are totally interrelated and mutually interdependent. Business environment refers to those aspects of the surroundings, business enterprises, which affects or influence of operations and determine its effectiveness. जैसे देखो, business environment का सबसे पहले मतलब ये होता है कि आज आप कोई भी business activity जब start करते हो ना, तो आपका business बहुत सारे factor के ऊपर depend करता है. ठीक है, और वो सारे फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने में या बिजनेस को बंद करने में रोल प्ले करते हैं. अगर जैसे समझो मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे लिए देखो कहां इंपॉर्टेंट आ गया. जैसे सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग अ कैफे, मैं अगर एक छोटा सा कैफे चालू कर रहा हूं, सो अकॉर्डिंग टू यू पीपल मुझे वो बिजनेस कहां करना चाहिए. सो देखो, अगर मैं वो बिजनेस, क्योंकि देखो मुझे पता है कैफे में मेरा मोस्टली टारगेट ऑडियंस यंग क्राउड है. यंग क्राउड मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा नियर बाई कॉलेज. तो अगर मैं कैफे कॉलेज के यहाँ पे चालू करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा. लेकिन अगर मैं कोई ऐसे एरिया में चालू कर रहा हूं जहां पे इतना यंग क्राउड का आना नहीं है, तो वो बिजनेस ऑब्वियसली मेरा नहीं चलेगा. अगर मुझे कैफे चालू करना है तो मॉल इज अनदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. क्यों? वहां पे इतना पब्लिक आता है तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस वहां पे चलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है. तो देखो सेकेंड लाइन में लिखा है ना, बिजनेस एंड एनवायरमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड. मेरा बिजनेस है कैफे का बिजनेस, एनवायरमेंट मतलब मैं कहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कौन से सिनारियो में बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें फैक्टर्स कैसे हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को चलाएंगे या मेरे बिजनेस को बंद करवा देंगे. तो बिजनेस एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग जो आपके आजू बाजू है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सराउंडिंग में भी हम लोग वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट क्वालिटी बना रहा हूं, मैं बेस्ट आउटपुट दे रहा हूं तो मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा. ऐसा कोई रूल नहीं है. आप एनवायरनमेंट अगर इग्नोर कर रहे हो, उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है. एक फैक्टर के ऊपर कभी बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस मल्टीपल फैक्टर पे चलता है. एक फैक्टर कहीं ना कहीं अगर आपने इग्नोर कर दिया और वही सबसे ज्यादा अगर आपको हार्म कर रहा है, तो आपका बिजनेस का ग्रोथ डाउन हो जाएगा फिर. तो ये बहुत मैटर करता है कि कैसे एनवायरनमेंट में, क्या सिनारियो के अंदर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो. केथ डेविस करके जो ऑथर है, उसकी जो डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंड्स ऑफ एंड अफेक्ट्स इट. कि क्या लिखा है इन्होंने कि एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन, सारी कंडीशन को आपको सम अप करना है. इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंड्स ऑफ एंड अफेक्ट्स इट, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे और आपको उस चीज से आपका बिजनेस अफेक्ट भी होगा, बट आपको बिजनेस उसी सिचुएशन में हैंडल भी करना पड़ेगा. आप सिचुएशन देखोगे तो फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी. हर बार मेरे ही फेवर में एनवायरमेंट होता है ऐसा जरूरी नहीं है. कभी आपके फेवर में एनवायरमेंट है, कभी आपके फेवर में नहीं भी है. आपके फेवर में एनवायरमेंट है मतलब आप जैसा सोच रहे हो एनवायरमेंट बनना चाहिए वैसा बन रहा है, तो ठीक है, आप प्रॉफिट भी कमाओगे, ग्रोथ भी करोगे, सब करोगे. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप जो एनवायरमेंट में बिजनेस कर रहे हो, वो एनवायरमेंट आपके हिसाब से नहीं है, जो आपने सोचा था वैसा कुछ एनवायरमेंट में हो नहीं रहा है, सब कुछ अलग ही सिनारियो क्रिएट हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन में भी आपको सर्वाइव करने को आना चाहिए. नहीं किया सर्वाइवल वहां पे प्रॉपर वे से, तो बिजनेस समझो डेफिनेटली डाउनफॉल देखेगा और डाउनफॉल आएगा. उसको हैंडल नहीं किया तो एक लेवल पे आपका बिजनेस बंद हो सकता है. ठीक है, देन एंड्रयूज करके जो एक ऑथर है, उनकी डेफिनेशन है द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट. देखो
इंटरनल एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्यों? उसका एक रीजन ये है, इंटरनल एनवायरमेंट कहीं ना कहीं मैनेजेबल है, वो आपके हाथ में है, उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सब कर सकते हो। जैसे इंटरनल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरे एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉय का पूरा फैक्टर मेरे हाथ में ही है। अगर कोई एम्प्लॉय ड्रामा करेगा, नाटक करेगा, मैं लात मार के निकालेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय की इंडिया में कमी नहीं है, एक निकालेगा 10 ऑप्शन मेरे पास सामने है, ठीक है। तो उस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में है कि वो मैं कैसे चला रहा हूं, बराबर। तो वो जनरली आपको इतना नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, वो भी करता है अगर आप उस सिचुएशन को भी ढंग से हैंडल नहीं करते हो, बट ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि इंटरनल फैक्टर तो लोग सब हैंडल कर ही लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख रहे हो कि वो थोड़ा क्वालिटी डिटोरिएट कर रहा है, प्रोडक्ट का अच्छा क्वालिटी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एम्प्लॉय का एटीट्यूड जैसे मैंने बताया, तो आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हो, वार्निंग दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट का लॉ चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करता है कि इंटरनल तो चलो आप चला लोगे, एक्सटर्नल को आपको हैंडल करने को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे इट इज ऑलवेज अनसर्टन इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन फैक्टर है, मतलब मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनसर्टन है, कब कहां क्या आएगा मुझे नहीं पता, बराबर। आज गवर्नमेंट का रूल कुछ अलग है, 4 महीने बाद गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज कर डाला जो मेरे बिजनेस को सबसे ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो मेरे तो बैंड बच जाएगी बिजनेस में, बराबर। और देखो ये अनसर्टन है, सडनली आ गया, कभी किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था और आ गया, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं, कोविड-19 कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, देखो सब बिजनेस की बहुत बुरी तरह से सिचुएशन खराब है। किसी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे सिचुएशन आएंगे कि बिजनेस 2-2 महीने तक बंद हो जाएंगे, कभी किसी ने, तो ये एक अनसर्टन है। हाँ, यू कैन प्रेडिक्ट दिस कि बिजनेस में ये प्रोडक्ट का सेल थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, बराबर, उनके प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस अच्छे होंगे, ये आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो, बट अगेन इट इज नॉट 100% श्योर कि वो चीज डेफिनेटली होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो इट्स अनसर्टन। सेकंड देखते हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, वो एक फैक्टर नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर है, बहुत है। और वो कौन से वो भी आगे हम लोग इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, बट एक फैक्टर के ऊपर कभी बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है, या एक फैक्टर की वजह से कभी बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। सारे फैक्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज रिस्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो सिचुएशन है वो मेरे लिए फेवरेबल है, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे है, देन इट टर्न्स इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया, उसका फायदा उठाना चाहिए मेरे को, उस चीज का एडवांटेज लेके बिजनेस का ग्रोथ करना चाहिए मेरे को। लेकिन अगर कोई फैक्टर ऐसा भी है जो आपने सोचा था कि ये होगा लेकिन वो हुआ ही नहीं, और उसकी वजह से आपको लॉस होना चालू हो गया, तो वो आपके लिए रिस्क भी है। और रिस्क है तो रिस्क को टैकल करने को, हैंडल करने को, मैनेज करने को आना चाहिए फिर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा सिचुएशन है ना कि वो दोनों चीजें आपके लिए लेके आएगा, कभी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लाता है, कभी वो आपके लिए रिस्क भी लेके आएगा। अपॉर्चुनिटी लाएगा तो बेस्ट है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, टेक द एडवांटेज। रिस्क है, देन यू हैव टू मैनेज इन एफिशिएंट मैनर, नहीं तो बहुत बुरी तरह से आपका बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिजनेस। ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा बिजनेस को अफेक्ट करता है। अफेक्ट कर रहा है मतलब वो पॉजिटिव भी अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली अफेक्ट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये कोई बोलते ना प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जितना प्रैक्टिकल एग्जाम को स्टूडेंट देखते हैं ना, तो उनको वो चीजें बहुत इजी हो जाती है कनेक्ट करने के लिए। वही एग्जांपल देखो आपके लिए है ये एक, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक मार्केट शेयर है मोबाइल इंडस्ट्री का। मोबाइल इंडस्ट्री 2005 एंड 2006 में है,
कंपैरिजन है ये, ठीक है। और फिर मैं 2020 की भी सिनेरियोस आपको बताता हूँ। जैसे नोकिया का 2005 में टोटल मार्केट शेयर था 32.5%। मतलब जितने भी इंडिया में मार्केट में मोबाइल चलते थे ना, उसमें से 33% मोबाइल तो नोकिया के थे, ठीक है। जो 2006 में इंक्रीज होके हो गया 35%, बराबर। और इनिशियल लेवल पे जब 2000 के आसपास जब नोकिया के मोबाइल लॉन्च हुए थे, वो टाइम पे काफी अच्छा मार्केट था उनका, अराउंड 70% के आसपास मार्केट होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उनका डाउनफॉल भी आया, बट देखो वो टाइम पे 2005 में नोकिया था 32.5%, और मोटोरोला, सैमसंग, सोनी, एलजी और बाकी के परसेंटेज देखो कितने कम है। अदर्स में तो सब आ गए, जितनी भी कंपनी वो टाइम पे एग्जिस्ट करती थी वो सब अदर्स में है फिर, बराबर। 2006 का मार्केट शेयर देखोगे तो देखो मोटोरोला का ग्रेजुअली बढ़ा है, नोकिया का भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, सैमसंग का डाउनफॉल था, सोनी का इंक्रीज हुआ, एलजी का अगेन डाउनफॉल है, बेंक्यू का तो वो टाइम पे बहुत ब्रांडेड मोबाइल काउंट होता था बेंक्यू, उसका तो ऑलमोस्ट हाफ जितना डाउनफॉल हो चुका था, ठीक है। तो देखो ये धीरे धीरे सिनारियोज है। अभी देखो 2005 और 6 में आपको कहीं आईफोन नहीं दिख रहा है, आपको कहीं ओप्पो वीवो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखो एक भी फोन यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में एमआई नहीं है, रेडमी नहीं है, मतलब वो जो भी ब्रांड्स है वो एक भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आज 2020 में नोकिया का जो शेयर है ना, इट इज अराउंड 7 to 8%। 35 से, मतलब 2006 में 35% पे मार्केट शेयर था उनका, आज 2020 के आसपास 7-8% पे वो लोग आ चुके हैं। तो सोचो कितना डाउनफॉल देखा उन्होंने, ठीक है। ये लिस्ट में ओप्पो, वीवो ये कोई भी था नहीं, आज वो अच्छे खासे मार्केट में आ चुके हैं। और वही चीज देखो यहाँ पे, आज मार्केट का शेयर देखो, रियलमी अराउंड 8% हो चुका है, ओप्पो 12% हो चुका है, वीवो 21% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। सोचो 15 साल पहले जो एक कंपनी था नहीं इतना मार्केट में, लाइमलाइट में, वो 15 साल में 21% पे मार्केट में आ गया, वो भी टफ कॉम्पिटिटर्स के सामने। देन Xiaomi 27% है, सैमसंग 19% है, ठीक है, और अदर्स 13% है। इसमें देखो अदर्स में भी काफी सारी ब्रांड आ गई, इसमें नोकिया भी आ गया। अगर सपोज इसमें नोकिया भी है, नोकिया उसमें मैं अगर 50% भी पकड़ता हूं तो भी 6% होता है, ठीक है, जो उतना है भी नहीं उसका। बट सोचो आज मार्केट सिनारियो कितना चेंज हो गया। 2019 का लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट है, ठीक है, और ये सारे ऑफिशियली रिपोर्ट से, कोई घर का मेरा डेटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑफिशियली आपको नीचे दिखता होगा, वो सब प्रॉपर एनालिसिस करके वो वेबसाइट्स पे अपलोड किया जाता है सारे मार्केट शेयर को स्टडी करने के बाद। सोचो नोकिया एक लेवल पे जो प्रॉफिट कमा रहा था, आज उसका कितना डाउनफॉल उसने देख लिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नोकिया ये लेवल पे आ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सोचो कितना अफेक्ट करके गया। और ये सब चीज के बाद नोकिया ने जब इतना डाउनफॉल देखा था ना, तो नोकिया का जो सीईओ था उसने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें इस स्टेटमेंट दिया था, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। कि जो कस्टमर का ट्रस्ट था, मार्केट शेयर था, उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर टिक नहीं सकता था। आज सोचो एक टाइम का किंग आज मार्केट में कहीं पे एक नॉमिनल परसेंट में बिजनेस कर रहा है। और आज आपने देखा रहेगा कि आज भी जो हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं ना, जनरली प्रेफर आईफोन, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ये सब मोबाइल में ही है। नोकिया हार्डली कोई यूज कर रहा है। जो एक टाइम पे लोग नोकिया के फोन को छोड़ के कोई हाथ नहीं लगाता था दूसरे फोन को, क्यों? वो लेवल पे नोकिया का मार्केट उन्होंने कैप्चर करके रखा था, ठीक है। अभी देखो इन लोग ने ये भी एक चीज माना था कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहे थे, जो कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो चेंज हो रहा था, वो हम लोग ने टाइम पे चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई हम लोग मार्केट से बाहर हो गए। जैसे देखो नोकिया का खुद का उनका नोकिया स्टोर होता था, जैसे अभी हमारा कैसा मोबाइल में एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, वैसे उनका नोकिया स्टोर होता था। वो इतना प्रॉपर नहीं था बट फिर भी नोकिया तो उस पे ही चलता था।
जो भी अभी बची थी वो टाइम पे मार्केट में कंपनी जैसे सैमसंग, तो वो लोग सब शिफ्ट हो गए एंड्रॉयड में। क्यों? नई चीज थी तो वो लोग शिफ्ट हो गए एंड्रॉयड के अंदर। और जैसे ही एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गए तो एंड्रॉयड का मार्केट और अच्छा अच्छा बढ़ने लगा। और जैसे जैसे इंप्रूव होने लगा, नोकिया ने ये चीज वहां पे ऑफिशियली तभी ऐसा बोला था कि नहीं, हम लोग को अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी सिस्टम पे पूरा ट्रस्ट है और हम लोग यही रखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट टू एंड्रॉयड मार्केट। और वो लोग शिफ्ट हुए नहीं। और नोकिया का जो प्ले स्टोर था, नोकिया का खुद का जो स्टोर था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था और उसमें काफी सारे एप्स थे भी नहीं। पब्लिक को सब एप्स चाहिए अभी, तो धीरे धीरे करके नोकिया की वैल्यू खत्म हो गई। और वो बाद में उन्होंने ये माना कि हाँ, टाइम पे जो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की, इसकी वजह से हम लोग फेल हो गए। और फिर नोकिया एंड्रॉयड मार्केट में आया। ठीक है, और आज अभी अगर आप देखते हो तो नोकिया के जितने भी फोन है वो सब एंड्रॉयड में है। बट नाउ इट्स टू लेट, बहुत लेट कर दिया। अगर ये चीज उन लोगों ने पहले ही शायद कर दिया होता तो उनका मार्केट अभी भी बहुत अच्छा होता था, बट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन से फैक्टर्स है? एक होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, देन उसमें सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, देन इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। ये सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। हम लोग एक के बाद एक सारे 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, और हो सकेंगे उतने पॉसिबल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स एक्सटर्नल से आता है, मतलब बाहर से एनवायरनमेंट से आएगा, जो आपको अफेक्ट करेगा। सो इट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, institution and the factors which directly or indirectly affects the business organization। बाहर जो सिनारियो चल रहा है, जो आपके कंट्रोल के बाहर है। एक चीज याद रखना, एक्सटर्नल फोर्सेस हर बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है। इंटरनल फैक्टर एक बार आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट एक्सटर्नल भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। बस एक चीज करना है, मैनेज। उस चीज की आदत डाल दो, उस चीज से मैनेज कर लो, वो सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाओ। ठीक है, बस वही आपके पास चॉइस है, आप उस फैक्टर को कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्टर्स भी है, कभी कभी फैक्टर्स इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी आता है, जैसे कोई कोर्ट के डिसीजंस या ऐसा कुछ भी आया जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट डेफिनेटली करेगा। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की अगर आप बात करोगे तो देखो, स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स देखो दो अलग कैटेगरी हो गई। पहले मैं बात करता हूं जनरल फोर्सेस, जिसको बोला जाता है नॉन ह्यूमन फोर्सेस। ठीक है, जिसमें आप पब्लिक के साथ, पर्सन के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ डील नहीं कर रहे हो। सो इट इंक्लूड्स फोर्सेस लाइक सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल विच अफेक्ट्स बिजनेस इनडायरेक्टली। देखो, सोशल मतलब कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइस, देन एज, ये सब बहुत मैटर करता है। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स शूज की, तो वो एज कौन सा टारगेट ऑडियंस हो गया आपका? एक यंग क्राउड। नो डाउट एजेड भी पहनते हैं, बट जितना यंग में क्रेज होता है उतना उन लोग में नहीं होता है। वो लोग हेल्थ फैक्टर की वजह से पहन रहे हैं। बोलते हैं ना कि एज होने के बाद जब पैर दुखते तो वो सॉफ्ट वाले शूज पहनने पड़ते हैं। वो लोग उस तरीके से उसको प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो उनको हेल्थ के लिए पहनना है, हम लोग को स्टाइल के लिए पहनना है। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जो और जिसको स्टाइल मारने के लिए पहनना है ना, वो पक्का पर्सन हर 3 महीने में, 6 महीने में शूज चेंज भी करेगा। लेकिन जो हेल्थ के लिए पहन रहा है ना, वो खाली हेल्थ कंसर्न है, तो बस हेल्थ एक बार ठीक हो गया तो शायद उसका कंटिन्यू भी करेगा, बट वो एक प्रोडक्ट को काफी लॉन्ग टर्म तक चलाएगा। और एजेड पर्सन में देखना, वेस्टेजेस का एक बोलते ना माइंडसेट, उन लोग को वेस्टेजेस ज्यादा पसंद नहीं है, और अननेसेसरी चीज में वो लोग कभी खर्चा नहीं करते। हम लोग यंग पीपल, हम लोग फुकड़ के भी खर्चे कर सकते हैं, बराबर। हम लोग 80-90 हजार वाला मोबाइल भी ले सकते हैं, तो वो फालतू के खर्चे है। देन लीगल, लॉ चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो भी बिजनेस अफेक्ट होएगा।
पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई तो भी बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक फोर्स, जिसमें इसको मैं बोलूंगा ह्यूमन फोर्स। तो ह्यूमन फोर्स में आता है इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स हु अफेक्ट्स बिजनेस डायरेक्टली। देखो, इन्वेस्टर ऑब्वियसली जब पैसा इन्वेस्टर आपके बिजनेस में लगाता है तो बहुत सारी चीजें सोच के लगाता है। अगर गुडविल अच्छा है, जैसे देखो आज अगर कोई बोलेगा ना टाटा में इन्वेस्ट करना है, तो टाटा में ब्लाइंडली लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी कंपनी। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं है, गुडविल अच्छा नहीं है, बहुत सारे स्कैम में नाम आ चुका है, तो ऐसी जगह पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो फंडिंग कम हो गया, फंडिंग कम हो गया तो आपका बिजनेस ऑपरेशन कम हो जाएगा, ऑपरेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर की मेंटालिटी आपके बिजनेस की बैंड बजाने के लिए इनफ है। देन कस्टमर, अगर आपको जैसे समझो मेरा बिजनेस है, मैं इतनी बेस्ट सर्विस देता हूं कि एक कस्टमर मेरे यहां से जब जाता है ना, हाईली सेटिस्फाइड होके जाता है और वो बाहर जाके 10 लोगों को रेकमेंड करता है कि ये बिजनेस बेस्ट है, अगर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ले रहे हो तो इससे ही लेना। तो देखो मेरा बिजनेस अल्टीमेटली 10 कस्टमर मुझे और मिल गए, बैठे बैठे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मेरा बिजनेस का चलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। जैसे कस्टमर की अगर मैं बात करूं, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग अराउंड, मतलब मुझे तो टीचिंग में अप्रोक्सीमेट 8 to 10 years हो चुके हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन अर्ली डेज, जब रिसेंटली मतलब जब वो टाइम पे स्टार्ट किया था, वो टाइम पे आई जॉइन वन पर्टिकुलर क्लास इन मुंबई। आई वॉन्ट स्पेसिफाई नेम ऑब्वियसली। वहां पे देखो स्टूडेंट के साथ जो ट्रीटमेंट होता था ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था ये बहुत बड़ा इनजस्टिस था स्टूडेंट के लिए जो वो लोग करते थे। जैसे व्हेन आई जॉइन, तो वो टाइम पे ना अभी आपका जैसे CS EET है, जैसे CS फाउंडेशन था पहले, सो आई जॉइन फॉर CS फाउंडेशन एंड फॉर CS एग्जीक्यूटिव। अभी जब फाउंडेशन के लिए जब ज्वाइन किया ना, सो ऑन द फर्स्ट डे, मतलब उनका ऑलरेडी आई थिंक दिसंबर अटेम्प्ट था एंड आई जॉइन इन द मंथ ऑफ अराउंड अगस्त, और आई थिंक अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 months थे और दिसंबर में उनका अटेम्प्ट था। आई वॉज इन दैट मेंटालिटी कि ऑब्वियसली अराउंड अच्छा खासा पोर्शन हो गया रहेगा, मुझे थोड़ा बहुत जो पेंडिंग बचा है वही होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक रिविजन। व्हेन आई जॉइन दैट क्लास, इन द फर्स्ट लेक्चर आई जस्ट आस्क देम कि हाउ मच पोर्शन इज पेंडिंग। तो उसमें से जो मतलब कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने स्टार्टेड सेइंग दैट कि आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट तो चालू भी नहीं हुए अभी तक, और वो 2 सब्जेक्ट में जितना भी थियरी पार्ट है हम लोग को सर ने बोला कि आप पढ़ाओगे। सो बाद में जब मैं ये चीज सुना मैंने, तो मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया कि ये ऐसे कैसे क्लास चल रहे हैं। 3 महीने बाद एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट अब तक पेंडिंग है, स्टार्ट तक नहीं हुए हैं। वहां पे बाद में धीरे धीरे मैंने 1 महीना पढ़ाया तो मेरे को ये समझ में आया कि वहां पे लेक्चर्स कैसे होते थे। देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट लेक्चर डेमो दे विल टीच इन अ एक्सीलेंट वे, ओके, और आपको क्या बोलेंगे, इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन सेकेंड लेक्चर में यू हैव टू पे फुल फीस। और वो एरिया भी थोड़ा अच्छा था, पॉश क्राउड था, तो स्टूडेंट को वहां पे फुल फीस भरने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, फुल फीस भर देते थे। सेकेंड लेक्चर, देन फिर आपको बोलेंगे 2 लेक्चर आपका भी, फिर 2 लेक्चर का आपको टाइम टेबल देंगे कि ये 2 दिन ये लेक्चर है, आ जाना, 2 दिन प्रॉपर लेक्चर चलेगा। देन बोलेंगे नाउ यू हैव 1 week हॉलीडे बिकॉज ऑफ सम दिस पर्टिकुलर रीजन, कम आफ्टर 1 week। तो स्टूडेंट को लगेगा ठीक है चलो 1 week का बात है, नो इश्यूज। देन वापस 1 week का वो 10-15 दिन करेंगे, फिर स्टूडेंट ग्रुप में चिल्लम चिल्ली करेंगे व्हाट्सएप पे कि लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, ये वो पोर्शन कैसे खत्म होगा। अगेन दे विल टेक 1 week लेक्चर। जैसे वापस 1 week लेक्चर चलेगा, स्टूडेंट को लगेगा चलो वापस बैक टू नॉर्मल सिचुएशन, वापस स्टूडेंट खुश, अगेन वापस चालू होगा, फिर बोलेंगे 2 दिन का छुट्टी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो अभी 2 दिन के बाद लेक्चर स्टार्ट होंगे, 2 दिन का वापस 10 दिन। ऐसे करते करते उन लोगों ने पूरा फीस ले लिया और स्टूडेंट को कुछ नहीं पढ़ाया। देखो टेल मी वन थिंग, आज वहां पे वो टाइम पे वो बैच में कुछ अराउंड 30 स्टूडेंट्स थे। डू यू थिंक वो 30 कभी भी बाहर जाके कोई भी स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ये क्लास रेकमेंड करेंगे कि इधर पढ़ाना, इधर बच्चे को भेजना, मस्त पढ़ा दे? कोई भी करेगा? कभी नहीं।
वो 30 तो गए, लेकिन 30 कितने ला सकते थे ना, वो भी गए। बराबर। तो देखो कस्टमर फैक्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक कस्टमर को एफर्ट डालना, मतलब मुझे एफर्ट डालना है एज अ बिजनेसमैन कि मैं हर एक कस्टमर को हाईली सेटिस्फेक्शन दूं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का मुझे हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वही मेरा बिजनेस को चलाएंगे। देन सप्लायर, आप सप्लायर के साथ कैसे डील करते हो। कॉम्पिटिटर्स, देखो अगर मैं ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहा हूं जहां पे मेरा ही मोनोपोली है, तो मुझे ऑब्वियसली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत बेस्ट तरीके से चलने ही वाला है। एक दो कॉम्पिटिटर है तो फिर भी ठीक है, मार्केट थोड़ा शेयर हो जाएगा, फिर भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज आप ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहे हो जहां पे 15-20 कॉम्पिटिटर है, तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है आपको बिजनेस को चलाने में। और वो बिजनेस को फिर आप कैसे चला रहे हो, आपको बिजनेस को कितना अफेक्ट करेगा, देखो बहुत मैटर करता है। इसका भी मैं आपको क्लासेस से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं। जहां पे मैं रहता हूं ना, वहां से अराउंड 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर एरिया है। इन दैट पर्टिकुलर एरिया आप अगर 400 मीटर का डिस्टेंस भी चलोगे ना, इन 400 मीटर डिस्टेंस यू विल फाइंड अराउंड 15 to 18 क्लासेस। ठीक है, अभी देखो एक कॉम्पिटिटर की वजह से दूसरों की बिजनेस की कितनी बैंड बचती है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब वो 15 to 18 क्लास होते हैं, ऑलरेडी वहां पे सपोज 18 क्लासेस है। अराउंड 2 या 3 इयर्स बैक वहां पे क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉर FYJC एंड SYJC। वो जब क्लास स्टार्ट हुआ ना, तो उसने भाई साहब ने क्या देखा कि ऑलरेडी मार्केट में 18 कॉम्पिटिटर तो पहले से बैठे हैं, और उसमें से कुछ तो वेल नोन ब्रांड्स है। ऐसे लोगों के सामने कॉम्पिट करना मेरे लिए तो डिफिकल्ट है। अगर सपोज कोई नॉर्मल क्लास 18 क्लास ऑन एन एवरेज समझो FYGC का ले रहे 20,000, SYGC का ले रहे 20,000। अगर मैं मेरा नया क्लास खोलता हूं तो मैं अगर 20 रखेगा तो पब्लिक यही सोचेगा ना, क्यों नए में जाने का, जो ब्रांड है उसमें जाओ, क्योंकि फीस तो अल्टीमेटली सेम है। अब ये भाई साहब ने क्या डिसाइड किया, ये क्लासेस वाले ने, जो नया क्लास स्टार्ट हो रहा था वो 18 क्लास के बीच में, व्हाट दे डिसाइडेड कि काम करते हैं, पब्लिक पैसा देख के आता है, ठीक है, फिर एक चीज करते हैं, दे स्टार्टेड अ स्कीम उनका क्या था कि इफ यू टेक एडमिशन फॉर FYJC प्लस SYJC, सो टोटल फीस विल बी 6,000 रुपीज। जहां पे टोटल एक्चुअल में होता है हेल्दी मार्केट फीस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 40,000 जाता है। ठीक है, इसने क्या डिसाइड किया कि 6,000 में FYJC प्लस SYJC बोथ, और इंडिविजुअल नहीं है कि इसका 6 टोटल मिला के 6 प्लस जो भी 6 होगा उसके अंदर FYJC और SYJC का पूरा स्टडी मटेरियल, बुक्स एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको क्लास से प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड क्लास से आपको बैग मिलेगा। थर्ड, जनरली जून जुलाई में समझो अगर मैं आज बोलता हूँ कि कॉलेजेस एंड वो सब स्टार्ट होता है, तो उसमें वो लोग ने छाता भी बांटा है स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब कुछ उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट ईयर दे एक्वायर्ड अराउंड 600 स्टूडेंट्स, तो 600 स्टूडेंट, 6,000 फीस, 36 लाख इन जस्ट 1 ईयर। अगर वो नॉर्मल हेल्दी तरीके से, एथिकल तरीके से बिजनेस करता, डू यू थिंक वो ये लेवल पे कभी जाता? कभी नहीं। उसके चक्कर में देखो हुआ क्या, जो 18 क्लास थे ना, अब जो छोटे छोटे क्लासेस थे जिनके पास है ही 15-20 स्टूडेंट और एक नॉर्मल अच्छा खासा फीस लेके वो लोग वो क्लास को चला रहे, वो 18 में से टोटल 5 क्लास बंद हो गए। तो देखो बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी प्लान्स एंड पॉलिसी बना दी कि मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कॉम्पिटिटर कैसा है, उसकी पॉलिसी कैसी है, वो कैसे इंप्लीमेंट उसको करता है, वो सबसे मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं डेफिनेटली अफेक्ट होगा। देखो अब वो कॉम्पिटिटर ने 5 क्लास तो बंद करवा दी है, सेकेंड ईयर उसने वही चीज वापस रखा, अगेन सेकेंड ईयर उसके पास अराउंड कुछ 600-700 स्टूडेंट आ गए और 2-3 क्लास बंद हो गए। आज अगर देखो उसका एक सिंपल फंडा था, क्योंकि बाद में वो पर्सन से मिला भी था, क्योंकि वो मेरा वाया फ्रेंड ही निकला, तो मैंने उसको ये पूछा ना, दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट अ बिजनेस। तो बोलते देख, अगर मैं नॉर्मली इज्जत से बिजनेस करने आएगा मेरे को कोई नहीं करने देगा। तो मेरा एक सिंपल फंडा था, मैं नहीं कमाएगा, मैं किसी को कमाने नहीं देगा। ठीक है,
और आज ठीक है ना, मेरी वजह से अगर किसी का मतलब कोई क्लास बंद हो गया तो मैं अपनी ही कंपटीशन कम कर रहा हूँ। सो जिसको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। उसका सिंपल फंडा था, मैं नहीं कमाएगा, मैं ब्रेक इवन पे भी काम करेगा चलेगा, बिकॉज हर बिजनेस स्टार्टिंग में ब्रेक इवन पे ही चलता है और शायद ब्रेक इवन तक भी स्टार्टिंग में ना पहुंचे। बट उनका फंडा था ठीक है, ब्रेक इवन भी चलेगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो भी चलेगा, बट मैं नहीं कमाएगा, मैं किसी को कमाने नहीं देगा। तो सोचो कितना बिजनेस अफेक्ट कर रहा है, कितना कॉम्पिटिटर आपको अफेक्ट करके गया। अपने जो बाकी के वो जो सब क्लासेस चल रहे थे उन्होंने कभी नहीं सोचा रहेगा ऐसा कोई आएगा, ऐसी बैंड बजा के जाएगा और अपना दुकान बंद हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था, बट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अनसर्टन होती है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। देन हम लोग देखते हैं इंटर रिलेशन। सो इंटर रिलेशन का मतलब देखो क्या होता है, ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही है। जैसे देखो, अगर समझो मैं टारगेट ऑडियंस रख रहा हूं यूथ, यंगस्टर्स, और अगर मैं फूड चेन सोच रहा हूं तो मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑडियंस और आपका प्रोडक्ट देखो कनेक्टेड हो रहा है, मतलब हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कनेक्टेड है। तो टारगेट ऑडियंस अगर मैं यूथ क्राउड रख रहा हूं सो मुझे जंक फूड चालू करना चाहिए। क्यों? वही क्रेज है यंगस्टर्स के अंदर, तो वो चालू करूंगा तो बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। लेकिन अगर मैं यंगस्टर को टारगेट करके मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये सब मार्केट में निकालेगा ना, कोई यंगस्टर मेरे पास आएगा नहीं। मेरे पास जो आएंगे वो क्राउड ही अलग होगा पूरा। ठीक है, तो आपको ऐसा भी सब कुछ पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, फिर आप उसको क्या सर्व करना चाहते हो। क्योंकि टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट किया लेकिन प्रोडक्ट उनके हिसाब से आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कभी मार्केट नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि माई सपोज माई टारगेट ऑडियंस इज एजेड ग्रुप एंड आई एम स्टार्टिंग विद द जंक फूड, तो वो भी नहीं चलेगा क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कनेक्टेड है। तो आपको ये सब चीज को प्रॉपरली एनालाइज करके बिजनेस करना चाहिए। देन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रेडिक्टेबल। आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, जरूरी नहीं है वैसा होता है। हर एक की लाइफ में जो सोचोगे ना उल्टा ही होता है। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। करेक्ट। अभी जैसे देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। चेंजेस इन एनवायरमेंट इज वेरी रैपिड इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे बहुत फास्ट रैपिड चेंज आते हैं और वो चेंजेस अनसर्टन है, कभी भी आ जाएंगे, बोल के नहीं आएंगे कि हाँ ये टाइम पे ही चेंज आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, जैसे देखो कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज जो मार्केट में एक पर्टिकुलर जीन्स का पैटर्न चल रहा है, पता नहीं आज मैंने वो बनाना स्टार्ट किया, कल कुछ और आ जाएगा मार्केट में। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आईटी इंडस्ट्री, आए दिन अपडेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, तो वो भी हाईली अनसर्टन इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के मैंने एग्जांपल लिए आपके लिए कि जो बहुत ज्यादा अनसर्टन है। ठीक है, बाकी सारी जगह पे शायद इतना अनसर्टन नहीं होता है, बट यहां पे तो हाईली अनसर्टन है। देन अनसर्टेनिटी का एक एग्जांपल है, जैसे रिपोर्ट ऑन द सेल ऑफ कार ऑफ अप्रैल 2020 कोरोना सिचुएशन। देखो अनसर्टन ऐसा भी है कि खाली अनसर्टन कुछ इंडस्ट्रीज में ही है, ऐसा नहीं है। अनसर्टन नॉर्मल टर्म है ये। अनसर्टन कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। जैसे देखो इंडिया कार सेल, अप्रैल 2019 में मारुति सुजुकी ने टोटल 1,29,990 कार्स बेची थी, ये यूनिट है। ठीक है, Hyundai around 40,000, Mahindra 18,900, Tata Motors almost 12,600, Toyota 10,000, Ford 6,400 अराउंड। ठीक है, अभी देखो ये लोग 2019 में जब अप्रैल में बिजनेस कर रहे थे ना, तो इनका ट्रेंड ये था, तो उनको क्या लगा रहेगा कि अप्रैल 2020 में डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि कार का जितना क्रेज हो रहा है, लोगों को आजकल ये सब चीजें बहुत पसंद आने लगी है, लोगों को प्राइवेट व्हीकल चाहिए, तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के नखरे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा, यही सोच के बैठा था। लेकिन अप्रैल 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से देखो कार सेल कितना यूनिट हुआ है। मारुति सुजुकी, Hyundai सब जीरो है, सब के सब।
सोचो आप 1,29,000 यूनिट एक साल पहले बेच रहे थे एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर, और आज वही मंथ एक साल बाद जब आया तो आपका सेल जीरो हो गया। देखो, कार इंडस्ट्री में 0 यूनिट सेल हुआ है, मोबाइल इंडस्ट्री में अप्रैल मंथ में 0 यूनिट सेल हुआ है। तो सोचो ये इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट करेगा, सोचो ये कितना अनप्रेडिक्ट। और ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा रहेगा कि कार का सेल जीरो होगा, मोबाइल का सेल जीरो होगा। लोग हाँ ये सोचते हैं कि और 4 कॉम्पिटिटर आएंगे तो थोड़ा सेल अफेक्ट हो जाएगा, हो सकता है कि जो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जो फॉरेन ब्रांड है, वो हो सकता है कि जनवरी 2020 में इंडिया में आएगा तो थोड़ा बिजनेस वो भी खा जाएगा अपना। ऐसा आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, लेकिन ये लेवल का प्रेडिक्शन तो किसी ने भी नहीं लगाया होगा कि जीरो सेल हो जाएगा। जीरो मतलब सोचो कितना बड़ा लॉस है ये उनके लिए, बराबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज द डायनामिक। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. देखो ये एक डायनामिक है। डायनामिक मतलब पहले तो हर जगह पे, चाहे कोई भी कंट्री हो, पूरे वर्ल्ड में ये डायनामिक है। मतलब कहीं पे भी कोई भी बिजनेस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बिजनेस की सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आज मैं अगर बोलता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, तो वो ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ही ऐसा है, बाकी कंट्री में सब जगह पे प्रेडिक्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायनामिक मतलब सब जगह पे यूनिवर्सली ये सेम है। एंड वन मोर थिंग कि एक बार जो आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन है, मतलब ये फैक्टर के अंदर सबसे ज्यादा चेंज आते हैं, तो आपने उस फैक्टर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा फैक्टर कल आ जाए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये कैसा है कि जो अफेक्ट होता है आपको, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो कंटिन्यूस नेचर का है, बराबर। और कंटिन्यूसली आपको उसको रिमोट तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। क्योंकि आज जो फैक्टर आपके लिए लॉस करवा रहा है, कल हो सकता है वो फैक्टर ही ना हो सकता है जो आज फैक्टर आपके लिए लॉस कर रहा है, कल वो आपके लिए प्रॉफिट बन सके। तो बिजनेस कौन सा फैक्टर, बिजनेस के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा फैक्टर कब आपको कौन से तरीके से अफेक्ट करेगा, यू कैन नॉट से दैट इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट इन अ प्रॉपर 100% फिक्स मैनर। वो एकदम डायनामिक सिचुएशन होती है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दैट इज कॉम्प्लेक्स। सो it is very difficult to understand impact of business environment on the companies. It is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence the business decision. देखो, अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि ये फैक्टर बिजनेस में बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है जितना मैंने सोचा था उतना अफेक्ट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बहुत कम सोचा था कि बहुत कम तरीके से अफेक्ट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तरीके से अफेक्ट करके गया। सो वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आप जैसा सोचते हो कि जो इंटेंसिटी से हार्म होगा वही इंटेंसिटी से हार्म होगा, ऐसा कोई गारंटी वाला रूल नहीं है। आप अच्छे खासे प्रिकॉशन करके बैठे कोई रिस्क को लेके, कोई एनवायरमेंट के फैक्टर को लेके, पता चला वो रिस्क आया ही नहीं। आप जितना प्रिकॉशन करके बैठे थे कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है उससे ज्यादा चले। जैसे देखो, कोरोना का जब सिचुएशन आया था, तो जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो लोगों को लगा था कि फर्स्ट टाइम ठीक है, चलो लॉकडाउन है, बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। वापस लॉकडाउन सेकेंड आया, ठीक है, वो सिचुएशन के बाद लोगों को लगा कि नहीं अभी और भी बढ़ेगा, और देखो सच में फिर थर्ड भी आया। अब ये सिचुएशन कितना आगे तक जाएगा वो भी नहीं पता है। सो आप जो सोचते हो और जो सोच के बैठे हो वैसा ही होगा, उतना ही लॉस होगा, उतना ही इंपैक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके लिए उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। सो इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। देखो, हर इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर अलग है, कहीं पे रिस्क ज्यादा है, कहीं पे रिस्क कम है, कहीं पे एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो ज्यादा है, कहीं पे वो कम है। तो वो कभी कभी डिपेंड्स अपॉन कंपनी भी हो जाता है कि कंपनी का साइज अगर ह्यूज है तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है, साइज कम है तो इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ सकता है। इंडिया में सिचुएशन अलग हो सकती है, आउट ऑफ इंडिया में सिचुएशन अलग हो सकती है, तो मल्टीपल फैक्टर है, ठीक है।
सो रिलेटिविटी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है कि जो जैसा जो कंट्री में सिचुएशन है वो कैसा सिचुएशन इधर ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जो कंपनी को लॉस हो रहा है सेम कंपनी को सेम इंडस्ट्री में बाकी कंपनी को सेम लॉस होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे इन्फोसिस है आईटी कंपनी और एक टीसीएस है आईटी कंपनी, तो जो सपोज इन्फोसिस प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, जरूरी नहीं है वो टाटा भी फेस करता होगा। हो सकता है जो टाटा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो हो सकता है इन्फोसिस फेस ना करता हो सकता है जितना टाटा को लॉस सपोज हो रहा है उतना कभी लॉस सपोज इन्फोसिस को ना हो। तो वो एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन कभी नहीं है, हर कंपनी के लिए हर कंट्री के लिए सिचुएशन अलग होता है। ठीक है, सो अभी आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कि कितने टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर है। सो फर्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, थर्ड आता है सोशल फैक्टर्स, फोर्थ टेक्निकल फैक्टर्स, फिफ्थ लीगल फैक्टर्स। तो ये टोटल 5 फैक्टर है हमारे लिए। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, you can say social environment also, technical environment and legal environment या factor, it's one and the same thing। ठीक है, अभी हम लोग एक के बाद एक सारे डिस्कस करेंगे। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, सो उसमें देखते हैं हम लोग। सो दिस फैक्टर अफेक्ट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। लेजिस्लेटर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल्स may provide incentives or tax breaks to companies, or they can impose a regulation that restrict business transactions। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में रूल कर रही है, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कोई भी लेवल हो। क्योंकि हर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो लोग पॉलिसी कौन सी बनाते हैं, कितना वो लोग स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे वो पॉलिसी को लेके, उस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल है प्लास्टिक का बिजनेस। जैसे जब 2014 के पहले जब गवर्नमेंट अलग थी तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे उनको प्लास्टिक बैन उन्होंने कभी नहीं किया था, और जो बैन भी किया था वो एक पर्टिकुलर एकदम लोएस्ट कैटेगरी का जो प्लास्टिक था उसको बैन किया था, बाकी की कोई भी प्लास्टिक के ऊपर कभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अब जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उनका वो प्लास्टिक का लेके जो पॉलिसीज है, प्लान्स है, वो बहुत अलग है। जैसे आपको पता था 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, स्ट्रॉ, देन प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की बॉटल्स, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब जब हम लोग उसको यूज करेंगे एंड थ्रो कर देते हैं। सो जैसे यूज एंड थ्रो वाला जो प्रोडक्ट था वो उन्होंने बैन कर दिया, करेक्ट, जो पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो देखो अब जो प्लास्टिक के बिजनेस में है उनको ये नई गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम होएगा। क्यों? क्योंकि उनका वो मेन बिजनेस था प्लास्टिक का बिजनेस, जो प्रोडक्ट धीरे धीरे गवर्नमेंट बैन कर रहा है। पुरानी गवर्नमेंट ने वो कभी नहीं किया था, तो पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी रूलिंग में आती है, उनके क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसीज है, क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग लेके आएंगे, वो सबके ऊपर बहुत ज्यादा बिजनेस डिपेंड करता है और वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस अफेक्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड कंज्यूमर स्पेंड लेस ऑन ऑप्शनल आइटम्स सच एज कार्स एंड अप्लायंसेस। अभी जैसे देखो अगर डाउनफॉल चल रहा है तो डाउनफॉल में सब कुछ इतना, रिसेशन पीरियड में इतना सब कुछ खराब हो चुका है कि वो टाइम पे लोग लग्जरियस प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वहां पे अपना बेसिक नेसेसिटी का ही जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ही खरीदते हैं। एज अ रिजल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट सफर्स। इफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज वन ऑफ prosperity, consumers are more likely to spend money just on necessities but larger items as well। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, रिसेशन वाला ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो सबकी इनकम प्रॉपर है, नॉर्मल है, सब कुछ करेक्ट सिचुएशन है, तो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ लग्जरियस प्रोडक्ट, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी खर्चा करने को तैयार होते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है उस पर बहुत ज्यादा बिजनेस डिपेंड करेगा। अभी जैसे देखो ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से रिसेशन मतलब आ ही जाएगा, ठीक है, और डिप्रेशन वाला फेज भी आएगा, और इकोनॉमिक कंडीशन अभी बहुत खराब हो रही है धीरे धीरे करके। अभी समझो ये सिचुएशन में अभी हम लोग सब लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, करेक्ट, इनकम ऑलमोस्ट जो वर्क फ्रॉम होम में जितना सैलरी कट होके आएगा वो,
जिन लोग का बिजनेस है उनको तो और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो भी सेविंग है अभी उसके ऊपर घर चलेगा। टेल मी वन थिंग, इन दिस करंट सिनेरियो कोई भी पर्सन लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदने जाएगा क्या? कि नहीं नहीं मुझे तो गाड़ी अब भी खरीदना है, मुझे तो मोबाइल अब भी खरीदना है, मुझे तो मूवी देखने जाना है, कोई ये सब चीज सोचेगा क्या? कभी नहीं सोचेगा। ये टाइम पे लोग क्या सोचेंगे कि अपना बेसिक खाने पीने का जो भी है वो भी निकल जाए, बस हो गया, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है। देन आता है थर्ड इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स देखो, social factors that affects the economic environment of a business are the culture influences of the time। देखो सोशल भी कैसा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट गिराएगा ही गिराएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल है, पुराने टाइम पे 90s की मूवीज आप देखोगे, 90s के जो लोग थे ना उन लोग ने ऐसे टाइप के जीन्स पहनते थे जिसको बोला जाता था बेल बॉटम जीन्स, जो ऊपर से स्ट्रेट होगा नीचे से ब्रॉड हो जाता था। वो टाइम पे वो ट्रेंड चलता था, तो वो टाइप के गुड्स बनते थे, वो टाइम की जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता था। ये ट्रेंड धीरे धीरे हट के आज, ये 90s की फैशन थी, आज ये ट्रेंड हट के ये टाइप के जीन्स आने चालू हो गए, ठीक है, ये 2020 की फैशन है, करेक्ट। टेल मी वन थिंग, अगर आज भी मैं 90s की जो फैशन वाली जीन्स है अगर वो मैं बनाएगा, कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट? कोई भी नहीं। लेकिन अगर मैं करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट जाएगा क्या मार्केट में, सेल होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा। तो आपको कंज्यूमर के टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, उनकी चॉइस के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ध्यान में रख के आपको मार्केट को कैप्चर करने की ट्राई करना है, वो टेस्ट को मैच करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। देन आता है फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखो, जैसे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस बिजनेस फोर्स टू कीप पेस। जो भी मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको वो सिचुएशन को उस पर्टिकुलर वे से बिजनेस करना पड़ेगा जैसा ट्रेंड चल रहा है टेक्नोलॉजी में। अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठोगे, आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ही यूज करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। जैसे देखो एक एग्जांपल है, 90s में ये सब टाइप के मोबाइल आते थे, ठीक है, जिससे आपको काफी सारे फोन देखो याद भी होंगे कि ये सब फोन बहुत चलते थे। अगर किसी ने शायद फोन देखा रहेगा या किसी के घर पे आज भी कोई पुराना फोन होगा, तो आज अगर आप देखोगे मोबाइल देखो ये लेवल पे पहुंच गए, 2020 में मोबाइल ये आ गया। अब देखो 2020 में फुल स्क्रीन कैमरा, म्यूजिक, गेमिंग फोन, इतने सारे क्लैरिटी वाले मेगापिक्सल के कैमरा, सब कुछ आ चुका है। अगर आज ये करंट मार्केट सिनेरियो में मैं 90s का मोबाइल बना के बेचता हूं या वही टेक्नोलॉजी के मोबाइल बना के आज मार्केट में निकालता हूं, नो वन इज गोइंग टू परचेज माई प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज एक्चुअली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। पुराने फोन जैसे मुझे आज भी आता, मेरे पास जब मेरे डैड के पास जब वो फोन था तो उसमें जो नोकिया का फोन था, मैक्सिमम मैसेज स्टोरिंग कैपेसिटी इज 10 मैसेजेस, इनबॉक्स में खाली 10 मैसेज आएंगे। अगर 11वां मैसेज आएगा ना तो आपको वो ब्लिंक करेगा, प्लीज डिलीट सम मैसेजेस, देयर इज न्यू मैसेज। तो एक मैसेज डिलीट करना पड़ेगा तब जाके दूसरा मैसेज अंदर आएगा। आज ये सब है क्या? कभी नहीं है। आज तो गया सब कुछ। आज तो मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज 256 GB ये लेवल तक पहुंच गया है। तो सोचो आप मार्केट में आज क्या ट्रेंड आ गया, क्या टेक्नोलॉजी है। आपको ये टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना है, आपको वो टेक्नोलॉजी के साथ मैच करके बिजनेस चलाना है। इफ यू आर स्टिल यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो समझ जाओ मार्केट से बाहर होने में टाइम नहीं लगेगा। देन लीगल फैक्टर्स। सो business will need to change how it operates for legal reasons. This is often done when a company's law anticipate a change in a legislation or it may be due to lawsuits already filed or anticipated. जैसे देखो धीरे धीरे है ना, काफी सारे गवर्नमेंट ने काफी सारे बिजनेस को परमिशन दे दिया है। बिजनेस जैसे आप पुराने टाइम पे देखोगे तो हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें प्राइवेटाइजेशन क्या था कि काफी सारे बिजनेस है ना गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रिस्ट्रिक्ट करके रखे थे, वो किसी को आने नहीं देते थे, अलाउ नहीं करते थे।
जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री में पहले के टाइम पे जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था, वो टाइम पे खाली गवर्नमेंट कंपनी ही और गवर्नमेंट ही एयरलाइंस को चलाएगा, बराबर। तो फ्लाइट की जो भी फैसिलिटीज थी वो खाली गवर्नमेंट के थ्रू ही आती थी। आज देखो कितनी प्राइवेट एयरलाइंस आ चुकी है, गो एयर, इंडिगो, ठीक है, स्पाइस जेट, कितने सारे इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस भी कर रहे हैं और सारे के सारे प्राइवेट एयरलाइंस है, ठीक है। तो देखो लॉ पहले अलग था, बाद में लॉ अलग किया, चेंज किया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी या तो क्रिएट करेगा या तो बिजनेस को कहीं ना कहीं हार्म भी करेगा। आज प्राइवेट एयरलाइंस की वजह से जो गवर्नमेंट एयरलाइंस थी उनके बिजनेस को हार्म हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों का प्रेफरेंस प्राइवेट एयरलाइंस हो गया, बिकॉज वहां पे फैसिलिटीज सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है, जो शायद गवर्नमेंट एयरलाइंस वो लेवल का, वो स्टैंडर्ड का नहीं दे रहा है, ठीक है। देन अभी यहां तक जो हम लोग ने पढ़ा था ये एक नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके था। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो आगे पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकल क्या क्या हुआ है इंडिया में, ठीक है। कुछ कंपैरिजन है, कुछ डेटा एनालिसिस है कि कितना फर्क पड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्या क्या चीजें चेंज होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। सो इट इज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये डिक्लेयर कौन करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर करता है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो देखो ये रैंकिंग है, ठीक है। 2017 में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रैंक होता था 181, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, जो 2018 में आ चुका है 52। मतलब हमारा रैंक कौन सा था? 181 था, जो 52 पे आ चुके हैं हम लोग। तो सोचो कितना जंप मारा हम लोग ने। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें हमारा रैंक था 146, जो हो चुका है 80। स्टार्टिंग बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्टअप में इंडिया का रैंक था 156, वो हो गया 137। गेटिंग क्रेडिट लोन फैसिलिटी, ऑलरेडी इंडिया का रैंक बहुत अच्छा था 29, जो हो चुका है 22। ये जो भी डेटा है ये आउट ऑफ 190 कंट्रीज है, ठीक है। ये जो भी रैंक हम लोग देख रहे हैं ना वो 190 कंट्रीज में है। तो कंस्ट्रक्शन में देखोगे ना तो 190 में से इंडिया ही 181 पे आ गया है, मतलब सबसे पीछे हम लोग थे, लास्ट 10 में हम लोग आते थे, जो आज हम लोग 52 पे आ चुके हैं, ठीक है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी इंडिया का रैंक बहुत अच्छा था कि इजी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज अगर इंडिया में मिलती है तो उसमें भी रैंक था 24, जो आ चुके हैं हम लोग, सॉरी 29 था, जो हम लोग आ चुके हैं 24 पे। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेबिलिटी, लॉ को कराने की या कॉन्ट्रैक्ट को कराने की, वो थी 164, उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट स्टिल 163 पे हम लोग आए हैं, एक का तो जंप है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट है। India's performance on ease of doing business index. So World Bank has recognized India as one of the top improvers for the year. कि जो सबसे ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है उसमें इंडिया वन ऑफ द कंट्री है टॉप इम्प्रूवर में 2019 के हिसाब से। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप इम्प्रूवर। कि ब्रिक्स में जो 5 कंट्री है, ठीक है, और साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया सबसे बेस्ट इंप्रूवर काउंट हुआ है। देन इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन लास्ट 2 years। लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं। इंडिया इज नाउ प्लेस एट फर्स्ट पोजीशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज एज अगेंस्ट 6th इन 2014। 2014 में इंडिया का 6th रैंक होता था साउथ एशियन कंट्रीज में अच्छे परफॉर्मेंस के नाम पे, जो आज फर्स्ट आ चुके हैं हम लोग। देन और एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। देन कंस्ट्रक्शन परमिट, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, देन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की फील्ड है, देन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस की फील्ड है। हर एक फील्ड के अंदर रैंक इंप्रूवमेंट हुई है। तो इंप्रूवमेंट कौन सी चीजों की वजह से हुई है वो हम लोग देखते हैं कि क्यों इंडिया जैसे 181 से सीधा 52 पे कैसे आ गया। तो ये सडनली ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ये वर्ल्ड बैंक ने, मतलब उन लोग ने तो प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करके ही ये रैंकिंग दी है। तो क्या चीजों में चेंजेस किया इंडिया ने जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट दिखा,
तो हर एक फील्ड को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट्स को। सो कंस्ट्रक्शन परमिट में अगर आप देखोगे, सो मुंबई और दिल्ली में प्रोसीजर देखो, पहले प्रोसीजर, ओल्ड प्रोसीजर जो मुंबई में होती थी कंस्ट्रक्शन को लेके, प्रोसीजर्स 37 होती थी, जो रिड्यूस करके कट डाउन करके 20 कर दिया गया। दिल्ली में 24 होती थी, जो 16 हो गया। टाइम रिड्यूस, पहले कंस्ट्रक्शन की परमिट्स लेने में, सब कुछ करने में, खत्म करने में ऑन एन एवरेज लगते थे 128.5 डेज, जो अभी हो गए 99 डेज। पुराने मतलब दिल्ली में होता था 157.5 डेज, विच इज नाउ 91 डेज ओनली। तो आपका देखो प्रोसेस भी फास्ट हो गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा हो गया। देन बिल्डिंग क्वालिटी एंड कंट्रोल इंडेक्स, जो ओल्ड में था 12th, वो हो गया 14, तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट आ गया, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ। ओल्ड में था वो 11, जो हो गया न्यू में 14, मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जैसे और क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये नंबर्स फिगर्स लास्ट कैटेगरी में इंप्रूव होते हैं। देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट्स रिड्यूस फ्रॉम 23.2% टू 5.4%, कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी जो पहले होता था उसमें भी बहुत ज्यादा कट डाउन हुआ है, और अननेसेसरी जो परमिशन, जो फीस वो सब थी, वो सब गवर्नमेंट ने हटा दी। DTF स्कोर इंप्रूव फ्रॉम 38.30 टू 73.81, ये भी एक स्कोर है जो वर्ल्ड बैंक देता है, वो भी इंप्रूव हो चुका है। देन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में क्या इंप्रूवमेंट आया है? सो रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज रिड्यूस इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली, कि जो पहले इंटरनेशनल ट्रेडिंग के टाइम पे जो इंस्पेक्शन होते थे, वो प्रोसीजर को बहुत लिबरलाइज कर दिया, कम कर दिया गया, तो उससे ट्रेडिंग फास्ट हो गया। ट्रेडर्स कैन फाइल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, पहले सब कुछ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट या कुछ फिजिकल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक होते थे, आजकल सब कुछ ई फाइलिंग का ऑप्शन आ चुका है। वो ऑप्शन है, आपको यूज करना है, आप करो। इफ यू आर स्टिल प्रेफरिंग फॉर फिजिकल तो वो भी ठीक है, लेकिन हाँ काफी सारी जगह पे आज जो फिजिकल सबमिशन होता था वो बंद भी कर दिया है, ताकि लोग मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन पे जाए। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसमें भी अगर आप देखोगे, सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पहले प्रोसीजर होती थी, वो ओल्ड में प्रोसीजर थी 12, जो हो गई 10, और दिल्ली में थी वो 10, जो अभी भी करेंटली 10 ही है। टाइम रिड्यूस, जो पहले प्रोसीजर में टाइम लगता था लाइसेंस एंड एवरीथिंग एक्वायर करने में, वो मुंबई में था 29.5 डेज, जो न्यू में हो चुका है 17 डेज। 17 डेज मतलब देखो, अगर मुझे कोई बिजनेस चालू करना है ना, तो सब कुछ मिला के मुझे 17 दिन के अंदर परमिशन गवर्नमेंट दे देगा। तो 17 दिन मतलब लेस देन 3 वीक्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको फटाफट परमिशन मिलेगा। ओल्ड में जो था दिल्ली में वो 30 था, जो हो गया है 16।